और देखिए बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करेंगे। आज प्रधानमंत्री किसान निधि की 16वीं किश्त जारी करेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। करीब 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किश्त जारी करेंगे। नमो शेतकारी महासम्मान निधि की भी किश्त जारी करेंगे। करीबन 3800 करोड़ की दूसरी और तीसरी किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। देखिए महाराष्ट्र का उनका दौरा, और इस दौरान में पूरे किसानों के जो अरमान हैं वो अरमान पूरे होंगे। किसान सम्मान निधि की जो किश्त है 16वीं किश्त, वो प्रधानमंत्री जारी करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करेंगे, 16वीं किश्त जारी करेंगे। 21,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले जाएंगे। योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में 4 महीने के भीतर या 4 महीने के अंतराल में किश्त आती है। हर किश्त में आते हैं 2,000 रुपए। तो ऐसे में अब जो किश्त होगी वो 16वीं किश्त होगी। ये राशि सीधे तौर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर होती है, यानी किसानों के खाते में सीधे तौर पर। और अब तक 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त आज प्रधानमंत्री मोदी जारी करने वाले, जिसके तहत 21,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले जाएंगे। सीधे लाभार्थियों के खाते में ये योजना का लाभ पहुँचता है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी, जिसके तहत में तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के खाते में पहुंचता है। और आज भी पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त सीधे किसान के खाते में पहुंचेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को भी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में 4900 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। रेल, सड़क, सिंचाई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में करीब आपको बता दें 5.5 लाख महिलाओं को 825 करोड़ वितरित करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें 5.5 लाख महिला एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड के तहत 825 करोड़ वितरित करेंगे। महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की भी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी आवास घरकुल योजना को भी लॉन्च करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा, जिसमें कल प्रधानमंत्री मोदी केरल रहे, तमिलनाडु रहे, और इसके बाद अब आज का कार्यक्रम है महाराष्ट्र पहुंचने का। हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने केरल को भी करोड़ों की सौगात दी, कई परियोजना का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। और आज का दिन महाराष्ट्र के लिए बेहद खास है, क्योंकि 4900 करोड़ रुपए की कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनका लोकार्पण आज होने वाला है, उद्घाटन आज होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी किसान निधि के तहत 21,000 करोड़ की 16वीं किश्त भी जारी करेंगे। 3800 करोड़ की नमो शेतकारी महासम्मान निधि की दूसरी और तीसरी किश्त जारी होनी है। इससे महाराष्ट्र में लगभग 88 लाख किसान लाभान्वित होंगे। महाराष्ट्र में कई सिंचाई परियोजनाएं राष्ट्र को आज समर्पित करेंगे। 1300 करोड़ से ज्यादा की रेल परियोजना का उद्घाटन भी आज किया जाएगा। पीएम यवतमाल शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी उद्घाटन आज करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, और इस दौरान करोड़ों की सौगात लेकर महाराष्ट्र पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि अब चुनावों में बहुत कम समय बचा है, लोकसभा चुनाव में। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का हर दौरा चुनावी चश्मे से जोड़कर देखा जा रहा है। और कल हमने देखा कैसे करोड़ों की सौगात मिली, और आज फिर प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र पहुंचे हैं। 2 दिन का ये दौरा था। इस दौरे का आज आखिरी दिन है महाराष्ट्र में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों की सौगात, मेगा सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो देखिए महाराष्ट्र की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देंगे। पिटारा ये खुलेगा और महाराष्ट्र की जनता के लिए तमाम सुविधाएं भी आगे सामने आएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तमिलनाडु दौरा भी रहेगा। आपको ये बता दें कि कितना खास और क्यों ये बेहद खास तमिलनाडु का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। तूतीकोरिन से 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी अनावरण वो करेंगे। इसके अलावा वीओसी पोर्ट पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन पोत का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा। वांची मनीयाची नागरकोइल रेलवे प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। तो वहीं 4,586 करोड़ रुपए के 4 प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो तमिलनाडु की जनता को एक के बाद एक बड़ी सौगात देंगे। तो पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा, और ऐसे में तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास करेंगे, यानी कि दूसरा श्रीहरिकोटा बनने जा रहा है, और यहां से छोटे रॉकेट से लॉन्चिंग की जाएगी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर लॉन्चिंग लोड कम किया जाए। 17,300 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। मदुरै में एमएसएमई एंटरप्रेन्योर
कार्यक्रम में शिरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तमिलनाडु में 4 सड़क परियोजनाओं को भी वो समर्पित करते हुए तमिलनाडु की जनता को नजर आएंगे। यानी कि तमिलनाडु की जनता को एक के बाद एक तमाम बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। जो सड़कों का निर्माण है वो बेहतर हो, कनेक्टिविटी बेहतर हो, इसको लेकर काम किए जाएंगे। इसके अलावा श्रीहरिकोटा यानी कि दूसरा श्रीहरिकोटा बनने जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि छोटे रॉकेट से लॉन्चिंग की जाएगी, तो बड़ी सौगात कुल मिलाकर साक्षी है तमिलनाडु की जनता के लिए। और इस बीच अगली खबर दिल्ली से, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों की बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल सहित कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बैठक में शामिल होंगे। साथ साथ लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। मार्च के पहले पखवाड़े में आ सकती है प्रत्याशियों की पहली सूची। और देखिए, कल आम आदमी पार्टी के द्वारा भी सूची जारी की गई थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसके बाद लगातार जोरों शोरों से बीजेपी की भी बैठकों का दौर अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कमेटी की यह बैठक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। प्रत्याशियों के नामों के ऊपर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। 24 के रण में किसको कहां से उतारना है, किसको टिकट देनी है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज मिलते हुए नजर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों की ये बैठक। और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल भी दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। उनके साथ साथ में कई सारे नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ बैठक में होता है, नजरें लगातार बनी हुई हैं। और बात लखनऊ की, जहां सीएम योगी 64 निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। विभिन्न शासकीय भवनों का लोकार्पण आज करने वाले 3114 करोड़ से ज्यादा की धनराशि की 84 परियोजनाएं। गृह विभाग के 84 शासकीय भवनों का लोकार्पण। प्रयागराज, कुशीनगर में 2 पर्यटक थानों का भी शुभारंभ। 84 योजनाओं में 3 थाना प्रशासनिक भवन का शिलान्यास है, 6 थाना आवासीय भवन है, 3 पुलिस चौकी का शिलान्यास है, 54 थानों पर हॉस्टल, बारक और विवेचना कक्ष का भी शिलान्यास है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्माण कार्यों का आज आगाज करेंगे, शिलान्यास करने वाले हैं, जिनमें 64 निर्माण हैं। सीएम योगी शिलान्यास करने वाले हैं 64 निर्माण कार्यों का। गृह विभाग के 84 शासकीय भवनों का लोकार्पण होगा। और अगर इसकी बात करें तो उसमें प्रयागराज, कुशीनगर में पर्यटक थानों का शुभारंभ है, 3 थाना प्रशासनिक भवन का शिलान्यास इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर और बात करते हैं तो 64 निर्माण कार्यों में कई और भी थाने हैं जिनका आज शिलान्यास होगा। सीएम योगी शिलान्यास करेंगे। देखिए, बेहतर कानून व्यवस्था के लिहाज से इसको बेहद खास माना जा रहा है। गृह विभाग के 84 शासकीय भवनों का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते, एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताते हैं शिमला से, जहां पर आज राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी विधायक। जयराम ठाकुर विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मिलेंगे। सुखू सरकार में अल्पमत में होने का दावा भी इस दौरान वो पेश करते हुए आपको नजर आएंगे। तो आज का दिन बेहद खास है। हिमाचल की राजनीति के लिहाज से अगर हम बात करें, हलचल अब तेज होने लगी है। बड़ा सवाल क्या यहाँ पर भी खेला होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे हलचल हर एक प्रदेश में देखने को मिल रही है। और इसी बीच ये मुलाकात राज्यपाल से शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात होगी। सरकार के अल्पमत होने का दावा पेश किया जाएगा। तो हिमाचल में सियासत तेज हो चुकी है, क्योंकि 68 विधायक हैं। ऐसे में आप समझिए कि जो 40 विधायक हैं वो पहले से कांग्रेस के पास है, लेकिन 6 की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई, यानी कि 25 तो बीजेपी के पास है। और ऐसे में 3 निर्दलीय थे, जिसकी वजह से जो एक सीट थी वो बीजेपी के खाते में चली गई है। आगे बढ़ेंगे, बात तिरुवनंतपुरम की करेंगे। पीएम ने की है गगनयान की समीक्षा। इसरो के मिशन गगनयान की प्रगति की समीक्षा की गई है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 1800 करोड़ की 3 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। तो वहीं अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और देखिए, अमर उजाला न्यूज़पेपर इस वक्त मेरे पास है, और क्योंकि हम न्यूज़पेपर की खबरों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक हेडलाइन है, अंतरिक्ष में 2035 तक होगा स्टेशन, अपने रॉकेट से जाएंगे चांद पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया है। और इस बात का जिक्र भी इसमें किया गया है कि इसरो की 3 प्रमुख अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। आप 140 करोड़ आकांक्षाओं को अंतरिक्ष पे ले जाने वाली शक्ति है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आज कि भारत का गौरव है। ये सिर्फ
4 नाम या 4 लोग नहीं है, वो 4 लोग जो गगनयान पर जाएंगे उनकी तस्वीरें सामने आई थी। 140 करोड़ आकांक्षाओं को अंतरिक्ष में ले जाने वाली शक्ति आप पर, इस बात का जिक्र न्यूज़पेपर में भी साक्ष्य किया गया है। बिल्कुल, और इस बीच तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी मौजूद रहे, उनका संबोधन रहा। उन्होंने हुंकार भरी, उनके द्वारा कहा गया कि बीजेपी की यात्रा को आशीर्वाद मिल रहा है। 2024 में लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और एक बार फिर से 400 पार का आश्वासन और 400 पार का नारा पीएम मोदी के द्वारा दिया गया। संबोधित उन्होंने किया, कई सारी सौगातें उनके द्वारा दी गई, और क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएंगे। देखिए, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु पर पूरा जोर इस वक्त है। कल जेसी शो में भी तमिलनाडु का जिक्र हुआ, साउथ में और भी कई राज्यों का जिक्र हुआ। साउथ में किस तरीके से बीजेपी अपनी पैठ बनाने पर काम कर रही है, इस पर जिक्र हुआ। और अभी तमिलनाडु के तिरुपुर की बात करते हैं, तो वहाँ पर जनसभा को संबोधित किया और तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि कुछ लोग एसी के कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं। तो हमले कई रहे पीएम मोदी की ओर से। जरा सुनिए पीएम मोदी ने किस अंदाज में तमिलनाडु में विपक्षियों पर हमला बोला। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इदाणु मोदीयुडे गारंटी। जीडीपी में 7% भागीदारी, यानी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा। इसलिए ऑटोमोबाइल केवल रोड पर ही रफ्तार नहीं देते, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देश की अर्थव्यवस्था को, देश की प्रगति को भी उतनी ही रफ्तार मिलती है। साथियों, केरला की राज्य सरकार के लगातार असहयोग मिलने के बावजूद भी केरला भारत सरकार के लिए प्राथमिकता पर रहा है। भाजपा सरकार ने ही तय किया है कि केंद्र सरकार की सारी नौकरियों की परीक्षा मलयालम समेत सारी स्थानीय भाषाओं में भी कराई जाए। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन सिंगर कैसेंड्रा माई से भी मुलाकात की है। पलडम में कैसेंड्रा और उनकी मां से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। भारतीय भाषाओं में कई भक्ति गीत अब तक गा चुकी हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी कई बार ट्विटर पर भी तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी कैसेंड्रा का जिक्र किया था। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है, ना सिर्फ उनसे बल्कि उनकी मां से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी कई बार उनकी तारीफ कर चुके हैं। मन की बात में भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जिक्र किया था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले उनसे तो वो तस्वीरें भी हम सब ने देखी। तो वहीं पीएम मोदी ने शेयर की है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की एक पोस्ट। मेरा पहला वोट देश के लिए मुहिम का हिस्सा बने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई। चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो, अपने अंदाज में संदेश फैलाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। दरअसल ये जो आप एक्स पर पोस्ट देख रहे हैं, पहले अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये मैसेज हैशटैग मेरा पहला वोट देश के लिए हैशटैग के साथ इस वीडियो को उन्होंने शेयर किया। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे अपील करते हुए कि किस तरीके से आप अपना वोट करें और कितना इंपॉर्टेंट ये है। और इसी पोस्ट को फिर से शेयर किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उनसे अपील फर्स्ट टाइम वोटर से की गई है कि आप इस प्रक्रिया में, यानी कि जो चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें जरूर शामिल रहें। और इस बीच गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहे। कल अहमदाबाद में सामूहिक विवाह समारोह में उनके द्वारा शिरकत की गई। कपिलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी गृह मंत्री अमित शाह को करते हुए देखा गया, और तस्वीरें भी लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल उनका गुजरात दौरा था और इस बीच सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर वहां शामिल हुए। और उसके बाद कपिलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की गई और यहां पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए उनको देखा भी जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। साथ साथ में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत गांधीनगर निगम द्वारा निर्मित विद्यालय का भी लोकार्पण गृह मंत्री के द्वारा किया गया, और उस लोकार्पण की तस्वीरें भी देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसके साथ
साथ साथ में कई सारी परियोजनाओं का जो शिलान्यास और लोकार्पण है उनके द्वारा किया गया और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों के बीच में वो मौजूद रहे, कार्यक्रम में हिस्सा लिया, शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। और देखिए बड़ी अहम खबर है, हिमाचल में सरकार तो बन गई कांग्रेस की, लेकिन अब सरकार पर संकट मंडरा रहा है। मेरे पास नवोदय टाइम्स है और नवोदय टाइम्स में संकट में हिमाचल की कांग्रेस सरकार। और ऐसा क्यों आई बात निकलकर? इसलिए क्योंकि जब कांग्रेस के इकलौते प्रत्याशी बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी वहां पर हार गए, क्रॉस वोटिंग हुई, कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। जयराम ठाकुर इस बीच एक बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुक्खू की सरकार अल्पमत में है और इसी बात का जिक्र है। आज अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आएगी भाजपा, ये उनकी तरफ से कहा गया। मतलब अब परीक्षा की घड़ी आ गई है हिमाचल के अंदर। देखिए, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस सरकार संकट में आ गई है। कांग्रेस के 6 और निर्दलीय 3 विधायक शाम करीबन 6:30 बजे शिमला से हरियाणा के पंचकुला स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह पहुंचे और इनमें सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा है, धर्मशाला के सुधीर शर्मा है, बड़सर के इंद्रदत्त लखनपाल है, गगरेट के चैतन्य शर्मा है, लाहौल स्पीति के रवि ठाकुर हैं और कुटलहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो हैं और 3 निर्दलीय विधायक देहरा से होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा, नालगढ़ से केएल ठाकुर। पंचकुला में करीबन 1.5 घंटे तक मंथन कर सभी 9 विधायक ने अपनी अगली रणनीति की तैयारी की और फिर लगभग रात को 8 बजे पंचकुला पहुंचे और आज बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस क्रॉस वोटिंग के बाद अब कांग्रेस की सरकार इस वक्त खतरे में है। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उनके विधायकों को अगवा कर लिया गया। और हर अखबार में फ्रंट पेज पर हिमाचल का ही जिक्र है। दैनिक जागरण मेरे पास है, भाजपा की जीत से संकट में सुक्खू सरकार। और इसी बीच हर्ष सिंघवी यहाँ पर कहते हुए नजर आए हिमाचल में। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हुई है। लकी ड्रॉ के जरिए कांग्रेस उम्मीदवार मनु सिंघवी को हराया है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। दरअसल आपको बता दें, इसमें हर्ष महाजन की तरफ से कहा गया, किस्मत भी तभी साथ देती है जब मेहनत की हो। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सभी विधायकों का आभार जताते हुए हर्ष महाजन यहां पर नजर आए, जो कि जीते हुए राज्यसभा चुनाव से आए। बिल्कुल सही कहा पलक आपने। और देखिए किस तरीके से हार के बाद सीएम सुक्खू का भी बयान सामने आया है। देखिए पहले तो किस तरीके से पर्चे के जरिए बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है, हम सब ने देखा। तो ये बीजेपी के जो हर्ष महाजन हैं उनकी जीत हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई है, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे। दोनों उम्मीदवारों को 34 वोट मिले और बाद में ये कह लीजिए कि ड्रॉ किया गया कि कौन जीते। मतलब अब जब दोनों को बराबर वोट मिले, हुआ ये था कि ज़्यादा वोट तो आप देखिए कायदे से कांग्रेस के खाते में जाने चाहिए थे, क्योंकि कांग्रेस के 40 विधायक हैं, 25 मात्र बीजेपी के पास विधायक थे। लेकिन यहाँ पर जो पासा था वो उल्टा ऐसे पड़ गया क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग 6 ऐसे कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने की और 3 निर्दलीय जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। इसीलिए जो पूरा गणित था वो कांग्रेस का हिल गया और इसीलिए अब बीजेपी ये बात कह रही कि भाई अल्पमत में सुक्खू सरकार है तो हम तो राज्यपाल के पास जाएंगे और इस बात का जिक्र करेंगे। बिल्कुल। और इस सबके बीच में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आया। उनके द्वारा कहा गया कि विधायकों की नाराजगी स्वाभाविक है, कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी है, उनके द्वारा कहा गया। और साथ साथ में अगर हम अखबारों का जिक्र करें तो हिंदुस्तान अखबार मेरे पास फ्रंट पेज की पहली खबर, हेडलाइन, बागी विधायकों ने गणित बदला। यूपी की 10 सीटों पर इन प्रत्याशियों को मिली जीत और साथ साथ में राज्यसभा चुनावों में यूपी और हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हुई और जानकारी अभी प्रीति ने भी आपको दी कि क्रॉस वोटिंग की गई। इस बीच हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष का भी बड़ा स्टेटमेंट अब सामने आया कि नाराजगी बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। पूछा और देखिए, क्रॉस वोट करने वाले मेरे प्रस्तावक थे। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद सिंघवी का दर्द छलका। अभिषेक मनु सिंघवी बड़े नेता हैं, हिमाचल की इकलौती सीट थी, इकलौती सीट पर उनको उतारा, सेफ सीट माना जा रहा था, विधायक अच्छे खासे, पूर्ण बहुमत की सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी ज़रा सोचिए वहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। और चुनाव में हार के बाद अब सिंघवी का दर्द भी छलका। जाहिर तौर पर उन्होंने कहा अब चुनाव में हार के बाद में कि क्रॉस वोट करने वाले मेरे प्रस्तावक थे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। कुछ विधायक रात को हमारे साथ खाना खा रहे थे, फिर दूसरी तरफ चले गए और 3 लोग तो सुबह ही नाश्ता करके गए थे। कुछ इस तरीके से दर्द उनका छलकता हुआ नजर आया। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में बदल सकते हैं सीएम, सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी है। हिमाचल में सीएम से नाराज है कांग्रेस विधायक। साथ ही नाराजगी के चलते फैसला लिया जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान जल्द ले सकती है फैसला, सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी है। प्रतिभा सिंह या मुकेश अग्निहोत्री हो सकते हैं अगले सीएम। प्रतिभा सिंह या फिर मुकेश अग्निहोत्री के नाम जो कि रेस में आगे चल रहे हैं। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को बनाया है ऑब्जर्वर।
तो अब देखने वाली बात है क्या कुछ हलचल हिमाचल सरकार में होती है।